किसान राजनीतिक दलों के लिए सियासत का प्रमुख मसला रहे हैं। प्रदेश में भी समय समय पर किसानों को लेकर सियासत गर्माती रही है। अब जबकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसानों की जमीन नीलामी की खबरें आ रही हैं, तो इसे लेकर राजनीति एक बार फिर गर्माने लगी है। हाल ही में अलवर और दौसा के किसानों की भूमि की नीलामी के नोटिस जारी होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पीड़ित किसान परिवारों के साथ जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदर्शन कर किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की बात दोहराई। मीणा सहित बीजेपी के अन्य नेताओं ने कहा कि कांग्रेस किसानों पर जुल्म ढा रही है। जब सत्ता में आने से पहले वादा किया था तो फिर पूर्ण कर्ज माफी क्यों नहीं हुई? उनका कहना है कि हमने सभी जिला कलेक्टर्स को अभी मैसेज कर दिया है कि इसको सख्ती से रोका जाए, किसी प्रकार की नीलामी किसानों की जमीन की नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा 6 महीने रुक जाएगा, साल भर रुक जाएगा, आप ये सारा निरस्त करो और जितना भी लोन किसानों पर पड़ता है वो बात करो। ये हो सकता है मुख्यमंत्री जी कोई बात को बताएंगे, आगे सरकार विचार करेगी। जो सहकारी बैंकों का कर्जा निरंतर रूप से पिछली सरकार माफ करती आई थी, उसमें इंच मात्र भी सरकार आगे बढ़ी नहीं, केवल लीपापोती की। और इस बात के अनेकों साक्ष्य हैं कि जिसमें किसानों को इस कर्जे से तंग आके आत्महत्याएं भी करनी पड़ी और उनकी जमीनें नीलाम हो रही हैं। उधर कांग्रेस भी भाजपा पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 750 किसानों की मौत की जिम्मेदार भाजपा किसानों के मसले पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। राज्य सरकार सहकारी बैंकों के कर्ज माफ कर चुकी है और अब राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफ करने के लिए गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। इस बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने भी नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए। सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिए लिखा कि केंद्र को इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। गहलोत ने लिखा कि केंद्र कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट के तहत इन किसानों का कर्जा माफ करे। राज्य सरकार भी इसमें अपना हिस्सा देने के लिए तैयार है। गहलोत ने नीलामी को लेकर कहा कि विधानसभा में 5 एकड़ तक की भूमि पर किसानों की भूमि की नीलामी रोकने के लिए बिल पारित किया, लेकिन राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलने से कानून नहीं बन सका। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है कि इस कानून के नहीं बनने से इस तरह की नौबत आई। इसको मैंने भी निर्देश दिए, कोई नीलाम नहीं होगा राजस्थान के अंदर, किसानों की भूमि नीलाम नहीं होगी। पर एक हम आप चाहेंगे, हमने कानून बनाया, पास किया था, बिल पास किया था पिछली बार, 5 हेक्टेयर तक की भूमि नीलाम नहीं होगी। वो बिल जो है गवर्नर साहब को हमने भेज दिया था, गवर्नर साहब ने दिल्ली भेजा होगा या अंदाज मेरा, तो कानून बन जाएगा। तो फिर कोई एसडीओ की हिम्मत नहीं होगी, तहसीलदार की हिम्मत नहीं होगी नीलाम करने की। सरकार ने सिफारिश की है, सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि बैंकों के कर्जे के लिए, पर ये बात उससे ज्यादा लागू होती है भारत सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, जिन्होंने सरेआम ये बात कही थी देश के सामने। तो आज सवाल तो लोग पूछ रहे हैं ना। राष्ट्रीयकृत बैंकों में राज्य सरकार का कोई दखल नहीं होता। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी नाबार्ड के अधीन होते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो गेंद अब राज्य सरकार के बजाय केंद्र सरकार के पाले में ही ज्यादा है। अगर एसबीआई के फॉर्मूले पर कर्ज माफी होती है और राज्य सरकार किसानों के हिस्से की 10% राशि चुकाती है, तो भी राज्य सरकार को करीब 600 करोड़ की राशि वहन करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में एक बार फिर किसानों से जुड़ा मुद्दा, किसान कर्ज माफी का, उससे जुड़ा मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। बात जयपुर के नजदीक ही रामगढ़ पचवारा, एक किसान ने सुसाइड किया जिस पर किसान कर्ज था और वहीं से सियासत और परवान चढ़ना शुरू हो गई। बात यहां यह है कि बीजेपी का यह कहना है कि समुचित ऋण माफ के लिए कांग्रेस ने वादा किया था और अब माफ करना चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि सहकारी बैंकों का जो फसली ऋण है वो सरकार के अधीन आता है, उसे राज्य सरकार ने माफ कर दिया, जो पूर्ववर्ती सरकार के करीब 8,000 करोड़ और अब के पैसे मिलाकर लगभग 15,500 करोड़ रुपए के आसपास माफ किए हैं, जिसको करीब 21 लाख यानी कि 20,69,000
69,000 के आसपास जो किसान हैं उनका कर्ज माफ किया है। एसबीआई ने भी राज्य सरकार के साथ मिलकर के जो लोग एनपीए यानी कि जिनका तय लोन है अगर वो नहीं चुका पा रहे हैं तो अवधि पार ऋण को गवर्नमेंट ने 10% गवर्नमेंट किसानों की ओर से और 90% बैंक वहन करे। इसी तर्ज पर केंद्र सरकार से सरकार चाहती है कि राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं वह कर्ज माफी में सहयोग करें और वो कर्ज माफ करें ताकि किसानों को इस कर्ज माफी से कर्ज के जो जंजाल उससे बाहर निकाल करके माफी की जा सके। तो चले, लेकिन अब कुछ इसमें अड़ंगे हैं, कुछ सियासी बांध चल रहे हैं, लेकिन कुछ सच्चाई भी है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसानों के जाने माने चेहरे और लंबे समय से किसानों के लिए संघर्ष कर रहे रामपाल जाट साहब जुड़े हुए हैं। माधवराम चौधरी जी भाजपा से हमारे साथ में हैं, कांग्रेस से प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं रामपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। किसान, गरीबी, बेरोजगारी, महिला, अगर इनके मामले सारे निपट जाएं तो मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञों का आधा काम खत्म भी हो जाए, आंदोलन की शायद कोई जगह भी नहीं मिले। खैर, लेकिन अभी बात किसान आंदोलन, किसानों के नाम पर आंदोलन बीजेपी करने की राह चुनना चाह रही है और ये कहना है कि कर्ज माफी से किसान तबाह हो रहा है, किसान कर्ज से तबाह हो रहा है, उनकी जमीन को कुर्क की जा रही है। दूसरी तरफ माफी की बात थी। हालांकि इसे स्थगित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दे दिए हैं कि कोई किसी भी किसान की जमीन कुर्क नहीं करेगा। तो किस तरह से देखा जाए, ये सियासी पारा चढ़ा हुआ है या फिर इसकी डेप्थ में जाके इसका सोल्यूशन करना चाहिए? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो किसानों के ऊपर जो ऋण है उसका जो कारण है वो है किसानों को उनके उत्पादों का उतना मूल्य भी नहीं मिलता जितनी लागत बताई जाती है। तो सरकारी आकलन के आधार पर जो लागत है वो भी किसानों को नहीं मिलती। इस कारण से किसान ऋणी हुए और ऋण चुकाने में कमजोर हुए, अक्षम हुए। इस कारण से ये ऋण माफी की बात आती। और मैं ये कहना चाहूंगा, इसको हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठकर देखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें भाजपा कांग्रेस को शामिल नहीं करना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसलिए मैं दोनों के लिए, दलों के लिए कहना चाहता हूं, दोनों दल अपने दलीय हितों से ऊपर उठकर विचार करें। और मैं उसमें एक विचार बताता हूं। 2009 लोकसभा का घोषणा पत्र भाजपा का है, अच्छी बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा यदि हमारा राज आया हम ऋण मुक्त किसान बनाएंगे और ऋण मुक्त किसान के लिए सभी प्रकार के कर्जे माफ किए जाएंगे। ये 2009 का घोषणा पत्र का अंग है। उस घोषणा पत्र को भाजपा यदि पूरी करती है और पूरा देश का किसान यदि ऋण मुक्त किसान बनता है तो वो दिन आपने जो कहा योगेंद्र जी बिल्कुल सही है। उस दिन किसान को फिर कमाई छोड़कर लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान पूरी तरह कमाई में ही लग जाएगा। ये एक शुभ दिन होगा, ऐसा शुभ दिन आवे। और इसमें राज्य सरकारें भी जो इन्होंने घोषणा की, जैसी चुनाव के पहले उसमें कह दिया 10 गिनो और संपूर्ण माफ, और वो लिख भी दिया उन्होंने अपने घोषणा पत्र में। ऐसी चीजें लिखना और फिर उसको नहीं करना, तो भाई जब आपको पता था कि वो राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ नहीं कर सकते तो आपने लिखा क्यों था? तो आप एक परिपक्व लोग तो हो नहीं, जानते नहीं हो। तो जानबूझकर ऐसा लिखना, लोगों को धोखा देना, लोगों के साथ छल करना, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए दोनों दलों के ऊपर ही निर्वाचन आयोग को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो भी घोषणा पत्र जारी करता है उसे 420 भारतीय दंड संहिता में प्रोसिक्यूट किया जाए, दंडित किया जाए। इसलिए एक तरफ धोखा और चीटिंग है, धोखा और चीटिंग है और धोखे की साजिश कहूंगा मैं इसे, कि आप एक तरह से साजिश रच रहे हैं किसी के भावनाओं के साथ। ये कहूं कि उसका मखौट तो नहीं कहूंगा मैं इसे, लेकिन उसके साथ में आप एक तरह से चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं उन्हें आप। क्योंकि भावनाओं की इस वजह से मैं जिक्र कर रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जंटी ने एक मुहिम भी चलाई है कि घोषणा पत्र किसी भी दल का हो उसकी बाध्यता होनी चाहिए
केवल ये नहीं कि हमने कैबिनेट में रख दिया था और बस उसी को आधार बना करके हम विकास कर रहे हैं। उसकी गारंटी क्या है कि आपने पूरा काम किया कि नहीं किया। हर राजनीतिक दल, हर सरकार जो होती है वो दावा ठोकती है कि हमने इतने फीसदी काम पूरे कर दिए। कई तो ये भी भूल जाते हैं कि 100% से भी ज्यादा बता देते हैं, जो घोषणा में नहीं होते हैं उससे भी ज्यादा कर दिए हमने। तो एक माधुराम जी आपके पास आना चाहूंगा, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसानों को कर्ज माफी के सपने सबने दिखाए। आप लोगों ने 2009 में दिखाए और कांग्रेस ने हाल ही के जो विधानसभा यानी कि 3 साल पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें दिखाए। आपकी आवाज नहीं आ रही है माधुराम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके यहां से शायद म्यूट किया हुआ है सिस्टम, उसे अनम्यूट करिए। हाँ योगेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा विषय लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी रामपाल जी ने जो बातें रखी, बात वास्तविकता है। किसान को अपना अन्नदाता कहते हैं, किसान के साथ धोखा छलावा, उनको भी तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से आपने कहा कि 2009 की बात करते हैं, तो हमारे कोई घोषणा पत्र में नहीं था, फिर भी वसुंधरा जी की सरकार ने 50,000 रुपए के ऋण माफ किए फसल के, और गांव-गांव जाके और उनको ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र बांटे। ये आपके ध्यान में दिलाना चाहूंगा। दूसरी बात ये रही कांग्रेस की, जहां कहती है कि हमने किसानों के कर्जे माफ करने की घोषणा की, 1 से 10 तक गिनती गिरी, और आपने देखा जी कि राहुल जी का ट्वीट था, उसने लिखा इट इज डन, मतलब वो हो गया ऋण माफ 1 से 10 तक। इससे भदा मजाक कभी भी कोई भी सरकार ने आज तक के इतिहास में नहीं किया होगा। मैं 2 विषय पे आपको बताना चाहूंगा। 31 नवंबर, लेकिन घोषणा की कि आप लोग भी चुका के गए माधुराम जी, घोषणा किया चुका करके पैसे उनके माफ करके गए। 8,000 करोड़ रुपए आप लोगों के बकाया रहे, जो वर्तमान सरकार का कहना है कि वो कर्ज की भी लायबिलिटी हमारे सिर रही। योगेंद्र जी, मैं उसी विषय पे सारी विषय को एक एक चीज 2 मिनट देंगे तो आप बताऊंगा। योगेंद्र जी, जो इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने 14,000 करोड़ रुपए माफ किए, जिनमें से 6,000 करोड़ रुपए पिछली सरकार की लायबिलिटी थी, 8,000 हमने किया। बेशक किया होगा, पर उन्होंने एक देखने वाली चीज है कि इन्होंने लोन कहां तक माफ किए। हमने जहां तक सरकार फसली ऋण माफ करके गई थी 18 नवंबर और 2018 तक, वही डेट हमने है जो वसुंधरा जी ने माफ किए। आप 1 मिनट सोचिए कि 18 तारीख इन्होंने ली ऋण माफ करने की, वो हमारी ऑलरेडी ऋण माफ किए हुए थे। इन्होंने 30 नवंबर 2018 तक की डेडलाइन दी इन लोगों ने कि जिनका कर्ज था उनको चुकाने के लिए इन लोगों ने किया था। वो जो तारीख थी 26 नवंबर, वहां तक वसुंधरा जी की सरकार ऑलरेडी ऋण माफ करके गई और वहां तक ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र किए। तो इन्होंने कौन से माफ किए, अब ये सबसे बड़ा है। दूसरी बात, इन्होंने उसके बाद में क्या किया, फसली जो ऋण होता है वो तो सरकार माफ कर गई थी। उसके बाद में इन्होंने ये किया कि जिनके जो सहकारी बैंक के ऋण थे वो ऋण सिर्फ माफ किए। आपने अभी जो बोला कि 21 लाख किसानों के, मेरी थोड़ी सी गणित कमजोर हो सकती है, अगर 8,000 करोड़ में भाग देंगे तो 4,000 रुपए प्रति किसान आते हैं। तो इन्होंने क्या माफ किया, 4,000 रुपए एक किसान का माफ किया। अब 1 लाख और जब 20,000 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों के ऊपर कर्जा है आज दिन तक, ये आंजना जी का स्टेटमेंट है। तो इन्होंने एक ऊंट के मुंह में जीरा, और इनकी पहली लाइन थी कि संपूर्ण कर्जा माफी। उसके बाद में आप देखिए, ये मैं आपको पत्र दिखाऊंगा, ये इसके ऊपर तो मुकदमा होता है। डीबी गुप्ता जी ने 19/12/2018 को एक पत्र जारी किया, उसमें ये ऊपर लिखा, राज्य सरकार निर्धारित पत्र के अनुसार 30/11/2018 की स्थिति का बकाया सहकारी ऋण माफ करती है। साथ ही नीचे लिखा, डिफॉल्टर उनका जो निर्धारित जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो इनके पावर में नहीं था। एक सरकार मजाक देखी है किसान के साथ में, और उन्होंने ये पत्र जारी करके और उन्होंने कहा कि किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंक और सबका माफ हो गया। आज राजस्थान का किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है, उनकी जमीनें नीलाम हो रही है। उसका कारण ये है। फिर ये दूसरी चीज लेके आए कि हम एनपीए के लिए आपने लिखा था क्या, एनपीए तो बैंक की स्कीम है, अपने आप करती रही है, आज से नहीं। एसबीआई बैंक ने अपनी स्कीम निकाल रखी है जो 10%, अगर मान लो किसी किसान का 1 लाख रुपए का ऋण है तो 10,000 करके वो खुद करा लेगा। आप में क्या माफ कर रहे हैं उसमें। तो इस तरीके के झूठ एक बार नहीं बोले इन्होंने, कितनी बार और निरंतर बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब एनपीए के लिए केंद्र सरकार करे, तो क्या केंद्र सरकार ने तुम्हारे को घोषणा बनाते टाइम गारंटी दी थी कि हम आपका ये करेंगे? तो ये बिना फालतू की एनपीए में तो वो किसान आते ही नहीं है। तो वास्तव में किसान है तो किसान टाइम पे। चलिए माधुराम जी, 9 और 13 को मिक्स कर लीजिए, 9 का लोकसभा और 13 का विधानसभा।
सॉरी 18 का विधानसभा, इन दोनों को मिक्स कर लें तो राहत मिल सकती है। नहीं, 9 में क्या था? 9 में लोकसभा में इलेक्शन से पहले आप लोगों ने घोषणा किया संपूर्ण कर्ज माफी, जैसे रामपाल जी भी बता रहे थे। नहीं, आप मेरे को घोषणा पत्र दिखा दें। रामपाल जी वकील है, घोषणा पत्र दिखा दें। मैं योगेंद्र जी तथ्यात्मक बात ही करूंगा, भाई साहब यहाँ बैठे मेरे सीनियर है, फिर भी मैं कहूंगा कि घोषणा पत्र में नहीं कहा। मोदी जी ने बार बार ये कहा ये राज्यों का विषय है, हम इस पे कोई भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे। राज्यों का विषय मोदी जी कैसे कह सकते हैं? राज्यों का विषय कर्ज माफी तो कर सकते। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने कर्ज माफी की उस समय? नहीं, मनमोहन सिंह जी ने की तो सभी पूरे हिंदुस्तान में की ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम कर रहे हैं। 2000 ऐसे तो देवीलाल जी ने भी की, रामपाल जी का ये हुई। सर माधवराम जी घुमाइए मत, माधवराम जी घुमाइए मत। आपका ज्ञान बहुत मैं कहूं कि तेज है। अभी रामपाल जी ने जो बात कही कि 2009 लोकसभा चुनाव राज्यों का विषय नहीं होता है। लोकसभा चुनाव में अगर किसी पार्टी का मैनिफेस्टो मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट के लिए आता है वो। योगेंद्र जी मेरी बात को इंटरप्रेट मत करिए। मैंने ये कहा कि मोदी जी ने ये कहा था, जब उनके सामने ये विषय है तो उन्होंने कहा भाई राज्य करें अपने अपने में, जैसे यूपी अपनी जगह किया, अपना कोई घोषणा पत्र में 2009 में नहीं था। और 2000 जो इन्होंने आप कह रहे हो 18 में, इन्होंने तो स्पष्ट पहली लाइन इनकी है कि किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी 2 लाख रुपए तक करेंगे। तो उसमें केसीसी वाले भी भ्रमित हो गए। आज उसकी नीलाम होने के लिए जिम्मेदारी मैं आपके बात से सहमत हूं, मैं आपके बात से सहमत हूं। माधवराम जी आपके आरोप को मैं खारिज नहीं कर रहा। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए इस पे, क्योंकि निश्चित रूप से सार्वजनिक सभा में राहुल गांधी ये घोषणा करके गए थे कि किसानों की कर्ज माफी। मैं चलिए रामपाल जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। रामपाल जी, माधवराम जी का साफ कहना है कि 2009 में हमने किसी तरह का कर्ज माफी का वादा ही नहीं किया किसानों से। योगेंद्र जी, क्या बात यह है कि हमारा जो 2009 का लोकसभा चुनाव का बीजेपी का घोषणा पत्र है, उसमें एक चैप्टर है पूरा, वो है ऋण मुक्त किसान। और उसमें लिखा है देश में हम ऋण मुक्त किसान बनाएंगे, उसके लिए संपूर्ण कर्जे माफ किए जाएंगे। तो संपूर्ण कर्जे संपूर्ण देश फिर रामपाल जी मैं बीच में एक लाइन है बड़े, ये उसने कहा कि उस दिशा में हम काम करेंगे, नहीं कि संपूर्ण कर्ज माफी किया जाएगा। फिर आप तो कर्ज माफी की दिशा क्या होती है सर? कर्ज माफी की दिशा क्या होती है? दिशा ये होती है कि किसान को सक्षम बनाएंगे हम, ताकि वो कर्जे में दबे ही नहीं। ये नहीं है, इसलिए जो घोषणा पत्र का शब्द है मैं वो कहता हूँ, और उसको हम पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन में पढ़ सकते हैं। और अभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ डिबेट में, वरना मेरे पास वो घोषणा पत्र भी है और मैंने उसको कोड भी किया है। इसलिए उसमें स्पष्ट लिखा है किसानों के सभी प्रकार के ऋण माफ किए जाएंगे। ये पंक्ति है, कोशिश की जाएगी, प्रयास किए जाएंगे, कहीं नहीं है। इसलिए 2009 का घोषणा पत्र हमारे लिए मार्गदर्शक घोषणा पत्र है। मैं सोचता हूं उसकी पालना भी हमको करनी चाहिए। और यदि ऋण मुक्त किसान के हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? वापस आ रहा हूं मैं आपके पास में। मैं इस वक्त हमारे साथ में प्रदीप चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए। प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रदीप जी, सवाल मेरा यह है कि बीजेपी लगातार हमलावर है और आरोप साफ है उनका कि सार्वजनिक सभा में राहुल गांधी ऐलान करके गए थे कर्ज माफी का, और किसानों की जमीन नीलाम की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं कि किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी, लेकिन ठगी का आरोप इस तरह से लगाया जा रहा है कि संपूर्ण कर्ज की बात हुई थी। आप लोगों का दावा है कि हमने हमारे स्तर पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स का कर सकते हैं वो हमने कर दिया। अब आगे का जो कर्ज माफी की बात है वो नेशनलाइज बैंकों का है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए। अगर वो करते हैं, या फिर 90% अगर वो वहन करते हैं एनपीए का, तो 10% राज्य सरकार किसान के पार्ट पे जमा कराने के लिए तैयार है। लेकिन अभी माधवराम जी ने सीधा सवाल उठाया कि कर्ज माफी की जो अभी चीज चल रही है, जिस रूट पे काम कर रही है गहलोत सरकार, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्योंकि जवाब आप ही को देना है। चलिए, मैं वापस आऊंगा। प्रदीप योगेंद्र जी, जी, मैं थोड़ा बीच में इंटरवेन करूंगा। ये मेरे पास घोषणा पत्र की वो है,
जो कहते हो वो मैं है ना, यह लोकसभा चुनाव 2019 का घोषणा पत्र के पृष्ठ संख्या 19 पर स्पष्ट लिखा हुआ है, और मैं पढ़ के सुना रहा हूं। हमारे कृषि क्षेत्र की दयनीय स्थिति का इससे बढ़कर खराब और क्या उदाहरण मिल सकता है कि कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जहां एक तरफ यूपीए सरकार सक्रिय रूप से खाद्यान्नों का आयात को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ उसने भारत के किसानों की बदहाली की अनदेखी की है। भाजपा नीति अत्यंत गंभीर विषयों का समयबद्ध ढंग से समाधान करेगी। किसानों को निश्चित आय दिलाना, बढ़ते कर्जों के बोझ से किसानों को मुक्त करना तथा कृषि में और अधिक सार्वजनिक निवेश करना, बाकी सभी बातें टाली जा सकती है, परंतु कृषि की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारत के किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए भाजपा निम्नलिखित प्रस्ताव करती है। कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। ये जो कहते हो मैंने पढ़कर सुनाया, तो इसमें मैं सोचता हूं कोई चीज ऐसी नहीं है जो कहीं इम्बिगुट हो, तो सारी की सारी स्पष्ट चीज है, अस्पष्टता कहीं नहीं है। इसलिए ऋण माफ किए जाएंगे ऋण मुक्त किसान बनाने के लिए। तो हम यही तो कह रहे हैं कि जो आपने 2009 में अपने भाजपा ने घोषणा पत्र में लिखा है, उसकी पालना यदि हो जाती है। और माधुराम जी देखिए, जवाब आपके आरोपों का कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस से प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ को टेक्निकल खामी के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी रामपाल जी ने जो मैनिफेस्टो 2019 का पढ़ करके आपको सुनाया, अभी ये तो लेटेस्ट नहीं, पर यही तो मैं कह रहा हूँ, निम्न उपाय किए जाएंगे। तो ये इससे मात कहां हो गया? आप इसका इंटरप्रिटेशन गलत क्यों कर रहे हैं? निम्न उपाय बस ये है। चले, राहुल गांधी ने 2018 में सभा में कहा और आप लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा। इन्होंने तो कहा ये नहीं, इन्होंने इनके सरकार के पत्र में, आप रामपाल जी इनको पढ़िए, आप नहीं, निम्न उपाय किए जाएंगे, आप कोर्ट में इंटरप्रेट करते हैं, आप जानते हो उसका क्या सारांश निकलता है। तो अपने इंटरप्रेट इसको गलत तरीके से मत कीजिए। उसको ये है कि निम्न उपाय किए जाएंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि हम घोषणा करते हैं कि हम इनके ऋण माफ कर देंगे, हम ये तो नहीं कहा। फिर हम कह रहे हैं कि जब डीबी गुप्ता राज्य सरकार का चीफ सेक्रेटरी ये लिख रहा है कि भाई इनके ऋण माफ हो गए, तो आज की तारीख में हो गए क्या ऋण माफ? राजस्थान में मेरे मकान की स्थिति बताता हूँ, मकराना में सिर्फ 202 किसान उस क्राइटेरिया में आए हैं। तो आप कह रहे हैं 21 लाख आए, तो 21 लाख कहां से आ गए? फिर गुमराह कर रहे हैं अपन। है वो भी माफ नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को एक ही तराजू पर रखो। उन्होंने जो कहा है गलत कहा है, लोगों के साथ छल किया, धोखा किया, इसमें कहीं कोई उनको एक्सक्यूज नहीं। जो हमने कहा है हमारी, आप इसको नहीं बोल रहे हैं। अजी डीबी गुप्ता जी का पत्र मैं भेजूंगा आपके पास, उसमें क्या लिखा है उससे तो सीधे का मुकदमा दर्ज होता है। कहा आपने सरकार ने लोगों को भ्रम रखने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए आपने कहा कि वो आज लेटर लेके और बैंक घूम रहे हैं प्रत्येक किसान। की फाइल लाओ, मैं साइन करता हूँ, और 10-10 हजार रुपए पूरे हिंदुस्तान में ऋण माफ कर दिए। इनका ये पत्ता आज भी चीफ सेक्रेटरी का धूल चाट रहा है। जी चलिए मैं वापस लौट रहा हूं आप लोगों के पास में। मिथिलेश जामिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े। मिथिलेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, सुन रहा हूं। मिथिलेश जी, कर्ज माफी को लेकर के एक बार फिर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, यानी कि लोग शीतलहर के चपेट में, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है यहाँ का। किस तरह से देखा जाए 2019 की बात, रामपाल जी जाट हमारे साथ सीनियर फॉर्मर लीडर हैं और हमारे साथ माधोराम जी भी जुड़े हुए हैं। दावा है कि बीजेपी ने भी घोषणा की अपने मैनिफेस्टो में, राहुल गांधी ने सार्वजनिक सभा में की, तो इसे क्या किसान के साथ छलावा कहें कि उस दिशा में काम चल रहा है दोनों तरफ? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के अन्नदाताओं के साथ जो भी तमाम राजनीतिक दल है जिन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया कि हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, चुनावी घोषणा पत्र कोई घोषणा पत्र नहीं होता। अगर उसके साथ छल किया जाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में यह मुद्दा भी उठाया था कि जो भी व्यक्ति घोषणा पत्र के साथ जो भी पार्टी छलावा करती है उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो रामगढ़ पचवारा में जो घटना हुई है उसके लिए निश्चित रूप से सरकार दोषी है, क्योंकि सरकार को यह कहा गया कि संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, किसान उस मुगालते में रह गया और इस मुगालते का अंजाम आज एक अन्नदाता ने भोगा है। अन्नदाता सरकार पर आंख नीच कर विश्वास करता है और जब उनसे कहा कि संपूर्ण कर्ज माफी है तो किसान के दिमाग में पूरी तरह बैठ गई कि हमारी कर्ज माफी है। और अब जरूरत है तमाम किसान नेताओं को कि सड़क से सदन तक
इस मुद्दे को मुद्दा बनाए और किसानों को राहत दिलाए, क्योंकि वाकई कोरोना के बाद 2022 में भाजपा दावा कर रही थी कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन हालात आज बहुत नासाज हैं। अन्नदाता इस शीतलहर में चारों तरफ से त्रस्त है। तमाम महंगाई की मार, बेरोजगारी, उसके घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उसके खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, और इस महंगाई के दौर में वो अगर पेट पाल रहा है तो उससे ज्यादा पूजनीय आज की धरती पर कोई नहीं है। अन्नदाताओं के लिए सरकार को सियासत से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। दूसरा एक अहम बात है कि इसमें किरोड़ी लाल मीणा जी ने मुख्यमंत्री के आवास पर घेराव करके पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार और किरोड़ी लाल जी के बीच में कोई साठगांठ है, आमागढ़ की पहाड़ियों पे वो चढ़ जाते हैं। तो कहीं बीजेपी में फूट डालने के लिए सियासी जादूगर कोई नई चाल तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि छन छन के खबरें आ रही है कि किरोड़ी लाल मीणा धीरे धीरे वसुंधरा राजे खेमे के नजदीक जा रहे हैं। और अगर भाजपा में वर्तमान नेतृत्व में कुछ होता है तो कहीं ये सियासी क्रेडिट देने के लिए कि किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी में बड़ा नेता बना दिया जाए, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में अशोक गहलोत के सबसे दिग्गज दुश्मन माने जाने वाले सचिन पायलट बहुत मजबूत हैं और पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा मजबूत हैं। तो दोनों को बीच में सियासती खेलने के लिए कहीं ये मुद्दा तो नहीं हो रहा, लेकिन किसानों के साथ अगर सियासत की जाती है तो इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि अन्नदाताओं का सम्मान इस देश का पहले दिन से रहा है। चाहे आजादी से पहले भी हम देख लें, क्योंकि जो आदमी अन्न उपजाता है, जो इस धरती पर अपना पसीना बहाकर दुनिया का पेट पालता है, उससे ज्यादा पूजनीय इस संसार में कोई नहीं है, और उसके साथ सियासत करना इससे ज्यादा दरिंदगी नहीं है। माधवराम जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपके साथ में, इस वक्त बीजेपी जिन मुद्दों को उठाती है उससे पहले किरोड़ी लाल मीणा लपक लेते हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, लेकिन वो बीजेपी को इस बात का क्रेडिट नहीं देते हैं। वो अपने ग्रुप में भी डालते थे, वो खुद ही की बात करते हैं, कभी बीजेपी का जिक्र नहीं करते हैं, ना विपक्ष की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मुद्दा ये है। देखिए, किरोड़ी लाल जी वैसे भी जुझारू नेता है और जमीन से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है। उनको किसी के लिए मार्गदर्शन या उसकी जरूरत नहीं होती है। जहां लोगों की समस्याएं होती है वहां वो निरंतर खड़े रहते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विपक्ष के रूप में और विपक्ष की भूमिका के रूप में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है, उसमें किरोड़ी लाल जी सब में आगे झंडा लेके खड़े रहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। झंडा बीजेपी का लेके ही खड़े रहते हैं, वही तो बात है। बीजेपी का झंडा लेके खड़े नहीं रहते। आप कहते हैं झंडा लेके खड़े, नहीं लेते हैं झंडा। बिल्कुल हर जगह पार्टी की तरफ से खड़े रहते हैं और किरोड़ी लाल जी भी पार्टी के सिपाही रहे हैं शुरू से ही। पार्टी की तरफ से जब भी मौका है, चाहे कहीं भी आवे। मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, हमेशा का तो आप दावा नहीं कर सकते। हमेशा से पार्टी के नेता रहे, बिल्कुल नहीं रहे, बीच में चले गए थे आपके यहाँ से। आपकी मीडिया की उपज है कि कुछ न कुछ गर्माहट आप ला देते हैं, इसलिए नहीं बनते हैं ऐसी कोई आप भी, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो चाहे किसानों का मुद्दा हो। हम तो माधवराम जी शीतलहर में आपको एहसास करा रहे हैं कि थोड़ी गर्माहट आनी चाहिए आपके अंदर, कि हमारे नेता आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट बीजेपी को नहीं दे रहे हैं। वो खुद के लिए कर रहे हैं। योगेंद्र जी अपने कांग्रेस के भाई जुड़े नहीं, गर्माहट थोड़ी सी आती, पर जो बीच में जिनको बचाव करना था वो नहीं है। परंतु मैं ये आपके माध्यम से कह सकता हूँ कि किसान राजस्थान का अब हर जगह जाग गया है। आने वाले समय गहलोत जी का जादू है, वो इस किसानों के बीच में अब जो अपने आप को हिमायती बताते हैं, अब इन लोगों के लिए गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने बार बार झूठ बोलते रहे वो एक बहुत बड़ा राजस्थान में मुद्दा बन गया है। और अपराध और जिस चरम सीमा तक हो रहा है, कई चीजें ऐसी किसानों की थी, चाहे किसानों की बिजली का मुद्दा हो, चाहे 10 लाख। बिल्कुल, इसका जवाब बिल्कुल प्रदीप चतुर्वेदी दे सकते हैं, कांग्रेस के नेता है प्रदीप जी, लेकिन हमारे साथ में जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है वहां से, लेकिन वो उनकी वॉइस भी हम तक नहीं आ पा रही है। अगर वो प्रदीप जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो जवाबदेही कांग्रेस की है, सरकार की है। माधवराम जी ने एक सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अगर आप बोल सकते हैं, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप जरूर जवाब दीजिए। लगता है वो नहीं जुड़ पाएंगे। एक बार फिर मैं रुक करना चाहूंगा। मिथिलेश जी, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, यहाँ पे ये सियासी रंगत इसी तरह से चलती रहेगी? मैंने एक सवाल किया था रामपाल जी से कि महिला, बेरोजगार, किसान, मजदूर, अगर ये लोग नहीं, इनके मामले सारे सॉर्ट आउट हो जाएं तो मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस का आधा काम तो वैसे खत्म हो जाए। देखिए, पॉलिटिशियन कभी किसी मुद्दे को खत्म करना नहीं चाहते। राजनीति का मतलब यही रहता है, मुद्दों को जिंदा रखो, उन पर अपनी सियासत की रोटी सेको, और जब रोटी पक जाए तो उसे अपने अपने घर में खा लो, जनता को फिर भूखा छोड़ दो। ये सियासत का फार्मूला है, बरसों से चल रहा है। अब ये लोकतंत्र लूट तंत्र हो गया है। कभी
लोकतंत्र में देवीलाल जी जो किसान नेता रहा है, उन्होंने कहा था कि हर खेत को पानी, हर तन को कपड़ा, हर पेट को रोटी, बाकी बात खोटी। क्या आज के राजनेता ऐसी बात करते हैं? आज के किसान नेता खुद फॉर्च्यूनर में घूमते हैं और किसान की बात करने के पीछे कतराते हैं। जितने भी पार्टियों के किसानों के प्रमुख हैं, उनकी एक बार जो रहने का अंदाज है वो जांच करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वो कितना किसानों के नजदीक हैं। कोई किसान नहीं है, किसान नेता नहीं है। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई खेत में हल चलाने वाला रामपाल जी को छोड़ दीजिए, वो वाकई किसानों के हितैषी हैं, वो हमेशा किसानों के बारे में सोचते हैं। लेकिन राजनीतिक दल में जो किसानों का मुखिया जिसको बनाया जाता है, उसका क्या रोल है, वो क्या करता है? टिकट की सोचते हैं, वो केवल टिकट की सोचते हैं, केवल टिकट की। इसके आधार पे कहीं से भी अगर मुझे मिल जाता है, किसानों किसान का भला हो नहीं हो, लेकिन मेरा भला जरूर हो जाएगा। तो ये किसानों के प्रति अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जब तक ऐसे किसान पार्टियां नहीं बनाएंगी जो वाकई खेत में काम करते हैं, जिन्हें पता है क्या मिथिलेश जी, अब तो किसानों की बात सुननी पड़ेगी और लोगों को अगर कोई वादा करते हो तो वो लोग उसके लिए जब मना कौन कर रहा है? बिल्कुल सुननी चाहिए सर, सुननी चाहिए। हम तो खुद भी यही बात करते हैं। और आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियों को घोषणा अशोक गहलोत की बात सुनी और रोक लगा। मेरा एक अशोक गहलोत जी ने बात सुनी, रोक लगा दी। मिथिलेश जी, समय कम है, एक सवाल मैं जरूर आपसे करना चाहूंगा। कर्ज माफी वर्षों से लोग जमा कराना बंद कर देते हैं, वो इस वजह से कि राजनीतिक दलों के छलावे में आकर। क्या वास्तव में ये भी एक परंपरा चल पड़ी है कि हाँ, कर्ज माफी के नाम पर लोग कर्ज जमा नहीं कराते, कभी किसान नहीं कराते, कभी उद्योगपति नहीं कराते, कभी कोई नहीं करा पाता? देखिए योगेंद्र जी, जब कॉरपोरेट घरानों के 1,43,000 करोड़ रुपए माफ किए जा सकते हैं, तो अन्नदाताओं के माफ करने में क्या दिक्कत है? जब आप बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के करोड़ों रुपए माफ कर देते हैं, तो वो जो रात को अपने बच्चों को छोड़कर इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में खेत में काम कर रहा है, उसका कर्ज माफी करने में कहां दोष है? क्या कमी है? केवल आप औद्योगिक घरानों के पीछे पीछे घूमोगे। असल में लोकतंत्र में जब से ये पैसे वाला चरित्र नहीं होना चाहिए, ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप माफ कर सकते हैं तो किसान के लिए क्यों नहीं? वो भी आपकी जीडीपी में बहुत बड़ा ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए आतुर रहता है, उसका बड़ा योगदान होता है, उसका अपना कंट्रीब्यूशन होता है। केवल ये नहीं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिसकी चिमनी से धुआं निकलता है वही आपकी जीडीपी में आपको बढ़ावा देते हैं, उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है, सभी का होता है। खैर, लेकिन अब सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए और राजनीतिक दलों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप वही घोषणा करिए कि जो कर सकते हैं। ये बात आज से नहीं, कुछ पहले से उठना शुरू हुई है। हम लोग भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आप अनाउंसमेंट वही करिए जिसे पूरा कर सकते हैं। नहीं तो इलेक्शन कमीशन इस पे एक्शन ले, नहीं तो कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा और वहीं से कोई, मुझे लगता है कि हल निकलेगा कि आप अनाउंसमेंट करते हैं एक तरह से छलावा। और जैसे 420 का मामले की जैसे बात कही अभी रामपाल जी ने, उसी दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे। कोई ना कोई मुकदमा जरूर दर्ज करा देगा कि इन लोगों ने हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया। ये अनाउंसमेंट है और ये इसकी हकीकत है। कोशिश करिए कि हम जो कर पाए, सच्चाई से बाहर मत जाइए, वही लोकतंत्र की खूबी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।